मैं गौतम राणे आपके साथ बात शुरू करूंगा। मुझे याद है एक बार काशीराम से मैंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि अगर मिशन के तौर पर पार्टी चलानी है तो परिवार से अलग रहना होगा, परिवार छोड़ना होगा। बोले इसीलिए मैंने परिवार छोड़ दिया। बोले मैं तो फिर कभी शादी ब्याह मरे जिए में भी नहीं गया, उधर देखा ही नहीं। यानी परिवारवाद से मुक्ति होगी तभी आगे विकास होगा। मायावती जी ने भी आरंभिक दौर में इस बात को मेंटेन रखा और उन्होंने कहा कि मेरा भी उत्तराधिकारी जब भी होगा, ऐसा समय आएगा तो वो मिशन से होगा, मेरे परिवार से नहीं होगा। अब मैंने देखा पहले आनंद पे दांव लगाया, फिर आनंद के मुकदमे फंस गए, तो फिर अब आकाश पर दांव लगाया और घोषित कर दिया। गौतम राणे जी, क्या इससे स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है? अमिताभ जी, आपको बेहतर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत अभिवादन, उनको अभिवादन के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। आपको याद होगा 2019 में एक डिबेट में हम लोग शामिल थे और आप उस समय न्यूज 18 में थे। उसी वक्त हमने कहा था कि मानवर कांशीराम जी ने बीएसपी बनाई थी जिसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। बहन जी ने उसका फुल फॉर्म बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने बहन जी संपत्ति परियोजना बना दिया। अब जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई तो निश्चित तौर पे वहां उत्तराधिकारी ही घोषित किए जाते हैं। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि कल लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको बीएसपी के बुला करके वहां बताया गया, तो लीडर्स नहीं, वहां इस समय बीएसपी में कोई लीडर नहीं रह गया है, सब वसूली अमीन हैं। जिनकी वसूली अच्छी होती है वो अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिनकी वसूली कम हो जाती है फिर उनको हटा दिया जाता है। और आपको याद होगा कि जब लालजी वर्मा और राजभर हटाए गए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त ही हमने कहा था कि बीएसपी से 2 और वसूली अमीनों को बर्खास्त किया गया। बहन जी संपत्ति परियोजना से 2 वसूली अमीनों को बर्खास्त किया गया। खैर, ये जो बात कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पार्टी हमारे संविधान के अनुसार द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड होती है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं होता है कि कोई उत्तराधिकार घोषित किया जाएगा इसमें। लेकिन वहां भी थोड़ी कमियां है कि बगैर दांत का शेर अगर हम कहें इलेक्शन कमीशन को, तो अतिरंजना नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी ये नहीं मांगता कि जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जितने उनके मेंबर हैं उस मेंबर को भी रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। ठीक बात गौतम जी, आएंगे जी, अब अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। हमारे साथ दीपक सोनकर साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, मैं समाजवादी पार्टी का एक टिप्पणी देख रहा था, एक महत्वपूर्ण नेता की। उनसे पूछा गया कि भाई बसपा ने अपना उत्तराधिकारी मायावती जी ने घोषित कर दिया आनंद को, आकाश को, तो उन्होंने कहा ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। अब ये बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं, सपा अगर ये कहेगी कि परिवारवाद की पराकाष्ठा है तो फिर थोड़ा मामला जमेगा नहीं। अमिताभ जी, देखिए, आप किस नेता की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को फॉलो करता हूं और हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उनको फॉलो करता हूं, और बाकी टीवी चैनल्स पे आप लोगों को फॉलो राजेंद्र चौधरी, एक मिनट फराज भाई, राजेंद्र चौधरी तो सिवाय इसके कि आज पार्टी कार्यालय में किसको श्रद्धांजलि दी गई, किसको पुष्पांजलि दी गई, इसकी रिलीज के अलावा कहां बोलते हैं? नहीं, हम लोग तो इतने बोलते हैं ना, मार्गदर्शन करते हैं जी। हम लोगों का वो वो कान में मार्गदर्शन करते होंगे, सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते। जी, हम लोग का काफी मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन परिवारवाद की अगर आप देखिए, मैं 2 मुद्दों पे आऊंगा। एक तो आकाश आनंद जी के मुद्दे पर, और आपने लेकिन शुरुआत करी परिवारवाद से।
अमिताभ जी, परिवारवाद की जो चरम सीमा आप बोल रहे हैं ये वो होती है कि जब एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हाथ से कभी बैट पकड़ा ना हो, नेशनल तो छोड़ दीजिए, कभी रणजी ना खेला हो, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब का बेटा है। तो ये होती है परिवारवाद की परिकाष्ठा। दूसरी बात, अगर आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने घूम घूम करके पार्टी का काम किया, और वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले किए कि जनता को काफी वो फैसले पसंद आए, और 2012 में उन्होंने हमारी सरकार बनाई जनता ने। दूसरी बात, अब आ जाते हैं आकाश आनंद जी के ऊपर। तो अमिताभ जी शायद 33 साल के हैं आकाश आनंद जी, आपने 28 साल बोला, या हो सकता है चलो 33 के हो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, बहरहाल चाहे 28 के हो चाहे 33 के हो, लेकिन अगर एक नौजवान अपने ऐश आराम की जिंदगी छोड़ करके देश की सेवा करना चाहता है तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उसको। और बाबा साहब, जैसे भी बात हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर जो मान्यवर काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई थी, और जो 2007 के बाद अपने मिशन से भटक गई है जो पार्टी, उसको अगर आकाश आनंद जी सही राह पर लेकर के आते हैं, क्योंकि वो एक नौजवान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और 6-7 साल से उनको पॉलिटिकल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात जो है गौतम राणे जी ने सही कही। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अमिताभ जी, एक बहुत अच्छी बात कही थी, उनकी तो ज्यादातर बातें और सभी बातें अच्छी थी, कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी अचीव की जा सकती है जब सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है फराज भाई, अभी रुकना होगा, बाकी सब मेहमानों को भी बहस मिल जाए, अभी फिर उधर आइडियोलॉजी पर नहीं जाए, अभी प्रैक्टिकलिटी पर रहेंगे, आज आइडियोलॉजी पर फिर चर्चा करेंगे। ये आइडियोलॉजी तो बड़ी विचित्र चीज है, ये आदमी को भटका देती है ना बहस में, और मैं बहस भटकने नहीं देता। मैं हिलाल नकवी साहब के पास आऊंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात किदवई साहब ने कही ना, मैं इस बात से बड़ा खिन्न हो जाता हूं कि फलाने ने अपनी नौकरी की रास्ता छोड़ के त्याग का जीवन स्वीकार किया। अरे भाई साहब, ऐसा त्याग तो सबको नसीब हो। नौकरी में क्या मिलता, 1,50,000 दो, बहुत काबिल तो है नहीं कि कोई IIM के टॉपर हो, ये भी वो भी क्या करते, 1,00,000-2 लाख रुपया महीना। आज 2 लाख रुपया रोज खर्च करो, 4-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, महल हैं, आहा कैसा इंद्र का वैकुंठ, बिल्कुल लग इंद्र की सभा जैसा जीवन है। और किदवई साहब बता रहे कि वो जैसे देश की आजादी के लिए शहीद होने आए हो लोग, नहीं ना, नौकरी में क्या कर लेते, 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख। APJ अब्दुल कलाम तो थे नहीं कोई भी। यहां जो जलवा जलाल है, बिना कोई इम्तिहान पास किए मौज हो रही है सबकी, इसको त्याग तपस्या नहीं। बताओ भाई, मेरी सबसे गुजारिश है ना, त्याग तपस्या नहीं होती। हिलाल नकवी जी, आपकी पार्टी ने, मैं समझ गया, एक उसूल बना लिया कि मुस्लिम लीडर सपा बसपा में जहां भी मिले तुरंत खींचो, नहीं बोले इधर वाला मिले उधर वाला मिले, कहीं मिले इधर ले आओ, नहीं। आपने दानिश अली के घर राहुल गांधी जाके फोटो न खिंचाए होते तो दानिश अली का यह हश्र नहीं होता, नहीं। अमिताभ भाई, जवाब दें हम आपको? जी 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 जी। देखिए, पहले दानिश अली जी की बात कर लेते हैं। दानिश अली जी जो हैं वो JDU में हुआ करते थे, और देवेगौड़ा जी के कहने से मायावती जी ने जो है उनको अपने यहाँ टिकट दिया था और इलेक्शन लड़ाया था। ना तो वो बहुजन समाज पार्टी में पहले थे, और ना ही इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी उनकी ऐसी गतिविधि रही जिसके अंदर ये कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह से विदुरी जी ने उनका अपमान किया था संसद में, उसके बाद उनसे जाकर के मिलना, उनसे बात करना बिल्कुल बनता था, क्योंकि ये संसद में वो कार्य हुआ था जिसकी कि ना पूर्व में कोई इस प्रकार की घटना हुई, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को जो है उसकी धर्म को लेकर के इस तरह से भला बुरा कहा गया और उसको खुद को कहा गया है। निश्चित रूप से अशोभनीय घटना थी,
और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है वो दानिश अली जी के साथ थे, सब लोग साथ में थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और राहुल जी इसी वजह से उनको मिलने गए थे। जाहिर सी बात है इस वक्त उनको जरूरत थी, जो संसद में घटित हुआ था वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था, एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत लोगों ने जोड़ा है, बहुत लोग आए हैं, मिले हैं। आपने पता नहीं कैसे उसको कह दिया कि मुस्लिम कोई भी नेता कहीं भी मिल जाए उसको हम ला करके कर लेंगे। दानिश अली जी तो अभी आए नहीं है कांग्रेस के अंदर, पता नहीं आगे आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं मालूम है। अखिलेश जी का अभी अखिलेश जी का बयान आपने सुना था, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हो, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया हो, तो इस वजह से वो कहां जाएंगे तो वही तय करेंगे। जाहिर सी बात है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तीसरी बात ये है कि ये एक अपने आप में बहुत अफसोसनाक बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम नेताओं की पोचिंग कर रहा है। क्यों करेंगे? अच्छे नेता हैं वो अपने आप कांग्रेस में आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं। अब उनका धर्म और जाति देख करके हम उनको ज्वाइन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये एक आक्षेप अच्छा नहीं है। इसके ऊपर हम जो है वो अपने एतराज जाहिर करते हैं। ठीक है, आपका एतराज सिर माथे, आपका एतराज। लेकिन एक बात हिलाल नकवी भी जानते हैं अपने मन में, टीवी पे सब लोग खंडन मंडन करते हो, छोटे नेताओं चाहे बड़े नेताओं, और जब बंद कमरा में कोई फैसला होता है पार्टी में, हमने 3 दशक 3.5 दशक में यही देखा। कौन जात हो भैया, तुम्हारे इलाके में क्या कंपोजिशन है जातियों का, यहीं से बात शुरू होती है। टीवी पे आते हर आदमी गौतम बुद्ध हो जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कहता देखिए हम तो भाई ना संविधान को मानते हैं। टिकट बांटते समय इसी पर सब माथा पच्ची, पदाधिकारी बनाते समय इसी पे माथा पच्ची। इसलिए ये ठीक है नकवी साहब, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने कई बारातें की, इसलिए हमको पता है द्वारचार कैसे होता है और बरमाला कैसे होती है महाराज, ठीक है ना, क्या बातें होती हैं और कैसे टिकट मिलता है, उसमें क्या कंसिडरेशन होता है। बहुत से, मैं तो ऐसा फार्म देखा, पार्टियों ने फार्म में बताया कि अपने क्षेत्र के जाति समीकरण को भी लिखिए इसमें, यही लिख देते कि इसमें संविधान अटैच कर दो, सो तो लिखा नहीं। और टीवी पूछो तो कहते ना 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 ना, हमसे जात से क्या लेना देना। और राहुल जी कह रहे केवल जात से ही लेना देना है देश में, जात के अलावा किसी इश्यू कोई लेना देना नहीं, जात ही सबसे बड़ी चीज है। राहुल गांधी पिछले 6 महीने से अगर दिन में 10 बात बोल रहे तो 9 में यही बात बोल रहे, केवल जात जात जात। उनका सारा फोकस इस बात पर है कौन आदमी कौन जात है, उसकी गिनती करो और गिनती करके ही देश में तरक्की आएगी। वो कह रहे सारा काम तभी ठीक होगा जब जात का मामला आएगा। और नकवी साहब कह रहे हमसे जात का मतलब नहीं, धर्म का। खैर, दीपक सोनकर जी, एक तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी है, पहली भाजपा, दूसरी सपा और तीसरी बसपा। उसमें पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया, बुआ के बाद भतीजा।